अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त तीनों तरफ अगर आपने देखें महाज खुले हुए हैं, एक तरफ इंडिया की जानिब से, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान वाली जानिब से जहाँ खुली जंग जारी है, और इंडिया वाला ख़तरा किसी भी वक्त है, मालूम ही नहीं है कि वो क्या करेंगे। अफ़गानिस्तान के रास्ते भी वही हैं और मशरक़ की सरहद से भी वो किसी वक्त भी बॉर्डर को गरमा सकते हैं। एक बॉर्डर जो ईरान वाला है वो पाकिस्तान और ईरान की वजह से नहीं, बल्कि इसराइल और अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले की वजह से वो अब तरीका शिकार है। पाकिस्तान को इस वक्त ये 3 हमारे एतराफ़ बन जाती हैं, जहाँ जिन ममालिक से हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ एक जंग वाली कैफियत है और बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी हिकमत अमली होगी, आगे हम कैसे बढ़ेंगे? इन सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं सेनेटर नाउल्ला खान, मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर के। राना साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ हैं। एयर मार्शल साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। राना साहब आपसे पहले जानना चाहूँगा हमारी हिकमत अमली क्या है? ईरान और अफ़गानिस्तान के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ईरान के हवाले से तो हमारी हिकमत अमली ये है कि ईरान हमारा एक मुसलमान हमसाया मुल्क है, और जो मामला अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ है, बज़ाहिर तो उसमें उनका यही मुतालबा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है वो कैपेबिलिटी हासिल ना करे। तो उसके ऊपर हमारी सियासी क़यादत ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो अपने गुड ऑफिस भरपूर तरीके से जो है वो बरूए कार लाए हैं, कोशिश की है, और अब भी वो कोशिश जारी है कि इसके ऊपर जो एग्रीमेंट होने जा रहा था, बल्कि काफ़ी करीब पहुँचे हुए थे कि वो एग्रीमेंट हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अमरीकियों ने, उसके बाद हमला कर दिया। जंग जो है ये बंद हो जाए, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग हो रही थी और जो जिस स्टेज पे पहुँच चुकी थी, उसके बाद जो अमेरिका ने किया है, तो हमें तो उसकी समझ इस तरह से नहीं आई कि उसकी कोई ज़रूरत थी, और ये एक ज़्यादती के ज़ुमरे में बात आती है, और इसकी पाकिस्तान ने मज़म्मत भी की है। और पाकिस्तान इस वक्त भी इस कोशिश में है कि ये मामला जो है ये दोबारा नेगोशिएशन टेबल पे आए, और इसका जो एग्रीमेंट है जिस तरह से भी माबैन फ़रीक़ैन तय हो, तो उसके मुताबिक जो है वो ये जो जंग है या तबाही जो हो रही है, और ये तबाही जो है वो पूरे ख़ित्ते को लपेट में ले सकती है, तो ये ख़त्म हो। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ना सिर्फ ख़ुद अपने तौर पे कोशा है, बल्कि जो बात ब्रीफिंग में कल वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम शुरका को एतमाद में लेते हुए बताई कि जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ भी राब्ते में है, और उनको भी बीच में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करें। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, तो कोई हम हालत जंग में नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, बल्कि अफ़गानिस्तान की वो हैसियत ही नहीं है कि वो हमारे साथ हालत जंग में हो। वहाँ पे जो रजीम है वो तो एक कुछ सही मानों में हुकूमत भी नहीं है, तो उन्होंने हालत जंग में क्या होना है। मामला ये है कि वहाँ से हमें ये शिकायत पिछले 40 साल से है कि हम तमाम तर उनके साथ हमारा रवैया जो है वो हमेशा उनकी मदद का रहा है, उनके साथ तआवुन का रहा है, लेकिन उनकी तरफ से जो है ना वो हमें कभी भी जो है वो ठंडी हवा नहीं आई। और ख़ास तौर पे जो ये दहशतगर्दी का मामला है, इसमें उन्होंने हमेशा जो है वो इस बारे में वो अपनी बात को कभी भी जो है वो दलील के साथ जो है वो हमारे साथ करने के काबिल नहीं हुए कि भाई आप इन चीज़ों में क्यों मुलव्वस हैं। तो उनको जो है वो पाकिस्तान भी, उसके बाद जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या टर्की, उसमें कतर, तो उन्होंने भी सालसी की कोशिश की, और उनको समझाया गया, उनको ये कहा गया कि जो सेफ़ हेवन्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ पे इंडियन असला भी आता है, जहाँ पे जो है वो अब BLA भी वहीं पे मौजूद है, ये फितना अल ख़वारिज अल हिंद जो है TTP वो भी वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे बैठ के तैयारियाँ करते हैं, इधर दहशतगर्द भेजते हैं, वो यहाँ पे आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। हम अपने प्यारों के लाशें उठाते हैं, वो वहाँ पे बैठ के जो है वो
अपने जो है वो सेफ हेवन्स में महफूज जो है वो ये सारे ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं। तो उनको कहा गया कि इनको आप डिसमेंटल करें, इनको ख़त्म करें, लेकिन ये बात ना वो ख़त्म करने पे राज़ी हुए और ना ही इस बारे में कोई हमें श्योरिटी देने में जो है वो उन्होंने दिलचस्पी शो की। तो उनको जो है वो ख़त्म किया गया है। इसके अलावा कोई जंग नहीं है। जहाँ जहाँ भी, यानी हमारा मकसद ना अफ़गानिस्तान के साथ जंग करना है, ना अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना है, ना उनके किसी इलाके को हथियाना है। हमारा मकसद है सिर्फ कि वो दहशतगर्दी में ना मुलव्वस हों और ना वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का सेफ हेवन हो, ना वहाँ पे कैंप हो। जहाँ जहाँ पे हमें इंटेलिजेंस मिलेगी कि वो इस काम में मुलव्वस हैं, उन चीज़ों को जो है वो टारगेट किया जाएगा। जहाँ कैंप्स होंगे, जहाँ दहशतगर्दी के कैंप्स होंगे, हाँ, उसको अटैक करके खत्म किया जाएगा। उनको टारगेट किया जाएगा। यानी जिस तरह से आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो जिस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान हो रहे हैं, दूसरी तरफ भी अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही है, जो कि हो रही है, जिसकी पूरी एविडेंस उनको मुहैया की गई है, तो अब ये जो ऑपरेशंस हैं ये उधर भी होंगे, रुकेंगे नहीं है। अच्छा एयर मार्शल साहब, आपसे भी इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर चाहूँगा कि आप क्या सुजेस्ट करते हैं। पहले ईरान के ऊपर ही आप भी बता दीजिए कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान का बरह रास्त तो उसके अंदर रोल नहीं है, लेकिन क्या दीगर इस्लामी ममालिक को मिलाकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि ईरान की मदद की जाए, और दूसरा ईरान टूटे ना, हिस्सों में तकसीम ना, जो बाज़ अमरीकियों की और इसराइलियों की ख्वाहिश नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। राना साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की सारी सिचुएशन। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जंग शुरू किस तरह हुई, जंग किसने शुरू की और उसकी वजूहात क्या थी। ये जो सारा काम जो शुरू हुआ है ये तो इसराइल के बेस के ऊपर हुआ और उसके साथ अमेरिकन कलूजन थी। पहले तो ये कहते रहे कि जी इन लोगों ने जो है एटम बम बना रहे हैं तो वी वांट टू टेक आउट देयर फैसिलिटीज़, और उसके ऊपर उन्होंने उनके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया। फिर उसके बाद नैरेटिव चेंज होता रहा कि जी हम रजीम चेंज करेंगे, और उसके बाद अब जो वहाँ पे सिचुएशन ये बनी हुई है कि जो मिस्टर नेतन्याहू हैं उनकी वजह से ये सारा जो है खिता ख़तरे में आ चुका है। और इसके अंदर मेरे तो ख्याल है कि इस वक्त अगर किसी की जीत हो रही है या कोई जो ड्राइव कर रहा है सारी सिचुएशन को, वो इज़राइल कर रहा है। बिकॉज आप देखें कि इज़राइल की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई कि सारे अरब ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ अगर नहीं है तो कम से कम वो एक जो है वो किसी के इज़राइल के अगेंस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इज़राइल चाहता था कि जी ये इनका जो है मेवर हमसे हट जाए और ये आपस में इनको अपनी हाबड़ दाबड़ पच जाए। तो आप देखें कि अभी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है इसके अंदर तो जो अगर कोई गेन कर रहा है तो वो तो इज़राइल गेन कर रहा है। और ये सारी सिचुएशन जो है उसने ऐसे क्रिएट की है कि उसने ईरान को दीवार के साथ लगा दिया और उसने जो है ईरान ने सारों के ऊपर मिसाइल दागने शुरू कर दिए। अब ये एक बड़ी डेंजर सिचुएशन है और ये मुसलमान दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है अलमिया है। और ये जो है सिचुएशन एक ही तरीके से ठीक हो सकती है और उसके अंदर यह है कि उनको कोई सॉलिड गारंटी दी जाए, क्योंकि जो ईरान है वो एक बड़ी अनार रखने वाला मुल्क है और वो एकदम कभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पे इतने आराम से नहीं आएगा। और जबकि अभी खबरों में भी जो आ रहा है कि उनको ऑफ़र अगर की जा रही है तो उन्होंने कहा जी वी वुड लाइक टू सिट ऑन द टेबल विद डिग्निटी, नॉट जस्ट लाइक दैट। तो डिग्निटी के बगैर तो वो नहीं बैठेंगे और इतनी जल्दी जो है ये गिवन भी नहीं करेंगे। ये जो इज़राइल और यूएस की जो कोलिशन है, तो मेरा तो ख्याल है कि ये अभी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो है चीज़ जो है फंस के चलेगी। और चूंकि ये अभी ईरान जो है इतनी जल्दी गिवन नहीं करेगा। मार्शल साहब, अगर आपने बाज़ बयानात जो अमरीकी बाज़ आला अहदेदारों की तरफ से आ रहे हैं, अमेरिका के जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो उनके अमरीकी वज़ीर दिफ़ा के बयानात देख लें, अमेरिका के जो सफ़ीर हैं इस वक्त इसराइल के अंदर उनके बयानात देख लें, कुछ उनके सेनेटर्स के बयानात देख लें, तो वो तो इसको क्रूसेड से ताबीर दे रहे हैं। और क्रूसेड से ना सिर्फ ताबीर दे रहे हैं बल्कि
वो कह रहे हैं कि इसराइल को मुकम्मल हक हासिल है कि वो ग्रेटर इसराइल के लिए जो अरब लैंड्स है उनको भी वो कब्ज़ा कर सकता है। कुछ तो उसने पहले कब्ज़ा की हुई हैं गैर कानूनी तौर पर काबिज़ होकर बैठा है फ़लस्तीनी ज़मीनों पे, लेकिन वो नेबरिंग कंट्रीज़ भी सीरिया और लेबनान और जॉर्डन के भी कुछ इलाके गस्ब करने का उनका इरादा है। इसी तरीके से वो थर्ड टेम्पल की बात कर रहे हैं, हैकले सुलेमानी। तो ये एक अजीबोगरीब नया फिनोमेना है। वो उनके बयानात आप पीट हैगल के सुने, हैगल सेठ के, तो वो आपको लगता यही है कि वो किसी और तरफ जंग को ले जा रहे हैं। मैं जी जिस तरह आपने कहा कि एक्चुअली जो मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट ये वही चीज़ है कि जी वो जंग को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे इज़राइल को ये फेवर कर रही है सारी सिचुएशन। और ये जो है ये मुसलमानों के लिए जो है ये एक बड़ा जो है सवालिया निशान बनता जा रहा है कि जी ये आज तो अगर आप आइडियली देखें और अगर हम जो है एक दूसरे के साथ होते तो हम आज OIC की मीटिंग हो रही होती, हम लोग कई सारे मुसलमान जो है सर जोड़ के बैठते और बात करते और ये जो आपस में हमारे तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते। अब बजाय उसके हम एक दूसरे के ऊपर बमबारी करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये तो एक सिचुएशन है जो कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इज़राइल को सूट करती है। और जिस तरह वहाँ पे अगर वो ये बात कर रहे हैं कि ये थर्ड क्रूसेड है तो उसके ऊपर भी तो अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ उठ रही है और वो ये है कि हम हमेशा कहते रहे अमेरिका फर्स्ट। अभी जो है ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका इज़ एट द बैक एंड इट इज़ इज़राइल फर्स्ट। सो ये तो एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसके अंदर सारी मुसलमान दुनिया जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, स्पेशली द गल्फ स्टेट्स। और आप देखें कि वहाँ पे 12 मुल्कों को उसने नेतन्याहू ने बड़ी ही खूबसूरती से जंग के अंदर धकेल दिया। और जो इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है वो ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारा उसका ब्लेम ईरान पे जा रहा है, जबकि अगर आप इसको देखें तो इसके तो ईरान को तो आपने दीवार के साथ लगा दिया। और जिस तरह राना साहब कह रहे थे कि ये जो है हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा नेबर है और ये ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी कि जहाँ पे उनके ऊपर अटैक किया गया। तो ये तो एक अनरीजनेबल सिचुएशन क्रिएट कर दी गई ईरान के लिए भी। और दूसरा ये है कि कुछ अफगानिस्तान पे भी बता दीजिए, अफ़गानिस्तान वाली साइड पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम उन इलाकों को हिट कर रहे हैं और जहाँ भी राना साहब ने कहा कि जहाँ उनके टेररिस्ट कैंप्स होंगे, पनाहगाहें होंगी या तरबियत गाहें होंगी, हम उनको हिट करेंगे, ख़ात्मा करेंगे उनका। हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जी आपने जिस तरह कहा कि ये जंग है, जंग नहीं है, जिस तरह राना साहब ने कहा मैं उनसे पूरी तरह एग्री करता हूँ। ये तो एक ऑपरेशन है जो हम उनके अगेंस्ट कर रहे हैं और ये ऑपरेशन जो है ये कोई इतना मुश्किल ऑपरेशन नहीं था हमारे लिए। वो इसलिए मुश्किल नहीं था कि जब हमने मई में इंडिया जैसे बड़े मुल्क को शिकस्त दे दी तो ये अफ़गानिस्तान जो है ये किस खेत की मूली है। हमारे हिसाब से तो ये एक बहुत मामूली सा ऑपरेशन है, सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हमें आके और ये आप सेफ हेवन से जो लोगों को यहाँ पे भेजते थे और वो यहाँ पे आके तबाही मचाते थे और लोगों को अटैक करते थे और यहाँ पे जाने ज़ाया हो रही थी, उसका उनको सबक देना था। हमारा हमेशा से ये एक स्टांस रहा जी के स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट इनके साथ बना के रखे, हमारे नेबर हैं और इनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। 40 साल हमने उनकी आवभगत की, उनके जो है यहाँ से 40 से 50 लाख जो लोग थे उनको हमने पाकिस्तान के अंदर ठहराया और उनकी मेहमान नवाजी की। उन्होंने इसका हमें कोई भी जो है ना वसीला नहीं दिया। तो अभी सिचुएशन ये है कि हमारा जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ वो तो सिर्फ हमारी साइड से कवर्ड है, उनकी साइड से तो वो उसी तरह दहशत गर्दों का अड्डा बना हुआ है। और अगर हम उस अड्डे को कंट्रोल नहीं करेंगे, जिस तरह कि हम उनको पहले कहते रहे कि आप ये काम छोड़ दें, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बीच में 3 मुल्क पड़े सालिस थे, उनके साथ भी बैठ के जब उनको प्रूफ दिए गए कि जी ये लोग जो हैं ये काम ठीक नहीं कर रहे और ये किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, जबकि जो प्रूफ हमने दिए जो सालिस मुल्क थे वो एग्री करते थे कि जी इन पाकिस्तान के ऊपर ये लोग जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। और पाकिस्तान इसको बहुत ही हमदर्दाना तरीके से देख रहा था और इनको हमेशा छूट देता रहा। वो छूट अब वो वक़्त आ गया है कि हम इतना ज़्यादा पे कर चुके थे हर तरीके से, इकनॉमिकली भी, अपनी जानें भी दे के, कि ये अफ़गानिस्तान काबू आने की सूरत में ही नहीं था।
तो उसके लिए फिर एक ही जवाब था। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी जब हमने उनके ऊपर ऑपरेशन किया तो ये भागते हुए चले गए। अभी भी ये जो है ऑपरेशन है, और मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए उस वक्त तक जिस वक्त तक अफगानिस्तान नहीं माने। हमारी तरफ से तो हम तो इनको कुछ नहीं कहते, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जी आप जो यहाँ पे आपने दहशतगर्दी आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें दोबारा राना सनाउल्लाह साहब की तरफ आऊँगा। राना साहब, जो अभी हमने इसराइल की बाज़ कार्रवाइयाँ देखी हैं लेबनान के अंदर हमास की लीडरशिप के ख़िलाफ़, इवन ईरान के अंदर, दे टेक आउट द लीडरशिप फर्स्ट, प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ। टीटीपी के लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो दाइश के लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, बीएलए के लोग दहशतगर्दी करते हैं। तो हमें सबसे पहले उनके जो सरगना है, जो उनके हेड हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी यही है। बहरहाल ये जो फोर्सेस और जो इस बारे में यानी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर जो लोग अमल दरामद करने की पोजीशन में हैं, तो यकीनन इस किस्म के और भी बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो उनके जो है वो पेश नज़र होंगे। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि इज़राइल ने जो ये स्ट्रेटजी अपनाई हमास और जो हिज़्बुल्लाह, तो ये इस तरह से उन्होंने बड़ा इर्रिपेयरेबल नुकसान पहुंचाया उन तंजीमों को। पिछले साल जून में जो इन्होंने ईरान पे हमले किए हैं, तो ईरान के हमलों में भी उनके आर्मी चीफ, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड, सारे जितने, बल्कि ये भी जो उनके सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनी को जो उन्होंने शहीद किया, इसके मुताबिक भी ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से यानी उन्होंने उनको जो टारगेट किया है, तो उन्होंने उस दिन का इंतज़ार किया जब ये को वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उस मीटिंग में ये सारे लोग मौजूद थे। वो उनके ट्रैफिक कैमरास की कहते हैं कि पूरी मूवमेंट वो रिकॉर्ड करके तो काफ़ी अरसे से उनको मॉनिटर कर रहे थे कि कब आते हैं और कब जाते हैं। और वो इस मीटिंग की जो है वो इंतज़ार में थे कि जब ये मीटिंग हो, जिसमें कि तकरीबन उनकी जो है वो आधी लीडरशिप और बल्कि वो पासदारान इनकलाब के जो कमांडर इन चीफ हैं वो भी और बाकी सारे जो है वहाँ पे 20 से ज़्यादा बड़े उनके जो नामवर लोग थे वहाँ मौजूद थे आयतुल्लाह साहब के साथ। ऐसा ही है। तो ये आपको भी ऐसी कोई ऑपरेशन प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाके बमबारी कराएंगे, आप जाके उनकी चेक पोस्ट तबाह कर देंगे, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन दहशतगर्दी का स्पिल ओवर रोकने के लिए हमारी पूरे ग्रुप को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए, हमारी अस्करी क़यादत जो है उसे उसके मामलात में मेरा ख्याल है कि हमें सपोर्ट तो करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए पूरी कौम को, और पूरी कौम को जो है वो इस दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ जो है वो अपने शहदा के साथ, अपने गाजियों, अपनी मसल्ह फ़ौज के साथ जो है वो पूरी यकजहती का इजहार करना चाहिए। बाकी मेरा ख़्याल है कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो दुनिया में किसी भी और फोर्स से कम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके पेश नज़र होंगी। अब आई होप कि वो ऑपरेशन को प्लान ऐसे करें कि ये दहशतगर्दी का स्पिल ओवर परमानेंटली ख़त्म हो जाए, ये ना ऑपरेशन ख़त्म हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये परमानेंटली ही ख़त्म होगा। ये डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व है, बिल्कुल ये रिजॉल्व है। और बस बप्पी साहब पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बप्पी साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। मेरा ख्याल था, और मैं इसका ऑन एयर इसके ऊपर पहले कह भी चुका हूँ, कि जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की, उसमें आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान के हवाले से, इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनसे ना मिलने के देने के हवाले से बिल्कुल जायज़ थे, मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन उस मीटिंग में पीटीआई की पार्टिसिपेशन होना एक नेशनल लेवल के ऊपर यूनिटी का और एक यकजा मैसेज जाने का बहुत बड़ा ज़रिया होती। आप लोगों को जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं कल भी एक टॉक शो में राना साहब के साथ था, मैंने वहाँ भी यही तौजीहात पेश की थी। आप ये देखें कि अमेरिका में जो जंग है उसके ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ इस वक्त अमेरिकन की तरफ से वो ये है कि अमेरिका ने कांग्रेस से अप्रूवल नहीं ली। एक जंग में गया जिसमें कांग्रेस से पूछा नहीं और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया, और ट्रुथ पे या सोशल मीडिया पे आके उसका ऐलान किया कि जी हमने ईरान में जंग छेड़ दी है। जब ये अफगानिस्तान की जंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त यकीनन पार्लियामान से तो बिल्कुल नहीं पूछा गया, ना कोई पार्लियामानी सेशन था, ना पार्लियामान में पूछा गया। आई एम श्योर कि कैबिनेट से भी अप्रूवल नहीं, और एक जंग स्टार्ट हो गई। जब ये मीटिंग आई तो उस वक्त अचकज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर साहब ने उस वक्त सेनेट में और नेशनल असम्बली में अपने मीटिंग्स में और अपने असम्बली के फ्लोर्स पे ये कहा, जी आपने जंग शुरू कर दी है, आप कोई मीटिंग बुलाएं
और इस पार्लियामान में आके हमें बताएं कि इस जंग में जाने की आपकी वजूहत क्या है। उसके नतीजे में दैट इज़ वेरी समथिंग आई मस्ट अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी हम आपको ब्रीफिंग देते हैं। इस ब्रीफिंग से पहले इसहाक डार साहब सेनेट में और वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब नेशनल असम्बली के अंदर पॉलिसी स्टेटमेंट ईरान की जंग के ऊपर और अफगानिस्तान की जंग के ऊपर दे चुके थे, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स हमें बता दी थी कि जंग में क्यों गए और क्या वजूहत थी। इसहाक डार साहब ने हमें ईरान के हवाले से ये भी बताया कि इराकची साहब जो हैं वो कैसे उनके साथ व्हाट्सएप मैसेजेस पे बहुत ऑनलाइन है और उन्होंने कैसे सिक्योरिटी काउंसिल में जाके उनके लिए बड़ी कोशिश की। सो जो एक ब्रीफिंग हो सकती गवर्नमेंट ने फ्लोर पे हमें दे दी। हमारा जो मुतालबा था वो ये था कि आप एजेंसी के सरबराहान MI और ISI के जो सरबराहान हैं आप उनको बुला के इन कैमरा ब्रीफिंग कराएं ताकि निटिग्रिटीज में जाके हम डिटेल में देखें कि अफगानिस्तान की जंग के जो इमिनेंट थ्रेट था या मामला थे वो क्या थे। अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब ने जब अपने PM हाउस में इस मीटिंग को बुलाया तो वो फिर वही क़यादत मौजूद थी, यानी कि इसहाक डार साहब ने ब्रीफ करना था, शहबाज शरीफ साहब ने ब्रीफ करना था और वही ब्रीफिंग थी जो कि नेशनल असम्बली और सेनेट में हो चुकी थी। तो हमने एतराज़ किया कि ये ब्रीफिंग तो पहले दी जा चुकी है, अगर आप इससे बढ़कर को ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं या अस्करी क़यादत को ब्रीफिंग देना चाह रही है आप तो वो गए एक अलग चीज़ है। तो जाते तो जाके वहाँ कहते हैं कि DG MI या DG SI या DG मिलिट्री ऑपरेशन को बुला लें, आप अंदर तो जाते, आप तो अंदर गए ही नहीं। राना साहब के थ्रू इसहाक डार साहब के थ्रू और अयाज सादिक साहब के थ्रू हमने इसको कन्वे कर दिया था कि हमारी इसमें रिजर्वेशन है कि ये ब्रीफिंग PM हाउस की बजाय पार्लियामेंट में होनी चाहिए, नेशनल असम्बली। ये अगर आ जाते PTI वाले तो क्या ये मुमकिन था कि DG MI या DG SI आके ब्रीफिंग दे देते? राना साहब देखें, DGI या DG ISPR उनका आना कोई ऐसा मामला DG ISI को ब्रीफिंग करना था ना, या DGMO करते या DG MI करते इंटेलिजेंस के वाले? कोई ऐसा मामला नहीं है। एक तो बपी साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो स्पीच डार साहब ने सेनेट में या कौमी असम्बली में हुई है तो उसके अलावा कोई वहाँ पे डिटेल जो है वो डिस्कस नहीं हुई। नहीं, वहाँ पे डिटेल्स डिस्कस हुई हैं। ये मुमकिन था कि DG ISI को बुलाया जाता और ब्रीफिंग कराई? बिल्कुल, ये बिल्कुल उस वक्त भी मुमकिन था, ये आज भी मुमकिन है। और अगर ये वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पे अगर वो ये महसूस करते कि जी हमें जो है वो अस्करी क़यादत से भी ब्रीफिंग हमें जो है वो ब्रीफ किया जाए, और या वो अगली बात करते कि जी पार्लियामेंट जो है उसका इन कैमरा जो है वो सेशन बुलाया जाए, जिस तरह से आज ये कल भी जो अपना थी वहाँ पे क़यादत मौजूद थी, उनमें से भी 3-4 लोगों ने इस बात का मुतालबा किया। तो ये वहाँ पे बात हो सकती थी, लेकिन इनको जाना चाहिए था, जाना चाहिए। इनका वहाँ पे मौजूद होना जो है वो एक यानी हुब्बुल वतनी का तकाजा था। पाकिस्तान की जो है वो एक पूरी दुनिया में जो एक पाकिस्तान की एक ताकत है, पाकिस्तान का जो एक यानी बयानिया है एक कौम के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे, उसके लिए मैं समझता हूँ कि इनको अपनी पार्टिसिपेशन जो है उसको वहाँ पे शो करना चाहिए था। इनका ना जाना, बहाने तो खैर आदमी जो है वो कोई ना कोई हर चीज़ का हो जाता है, लेकिन इनको वहाँ पे जाना चाहिए था और जो भी कमी महसूस करते वहाँ पे ये बात करते और उस कमी को भी जो है वो दूर किया जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा अपोजिशन की तरफ से या PTI की तरफ से एक बहुत अच्छा यानी अमल होता, एक्ट होता अगर ये वहाँ पे जाते तो। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बपी साहब, एक कौमी हिकमत अमली अगर बनानी हो तो उसमें कौमी रहनुमाओं को इकट्ठे बैठना चाहिए, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? किस मामले पे? ईरान के या अफगानिस्तान के मामले पे? सर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी TTP का खात्मा भी है, BLA से निपटना भी है, आपको दाइश का खात्मा भी करना है। अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, हर तरफ से तो चैलेंज है। मलिक साहब, एक अर्ज करूँ, अगर हर चीज़ को ना जब आप बॉक्स करके ना एक पार्लिमानी मीटिंग के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी PM हाउस में
जिसमें हम नहीं गए, इसलिए शायद हम कौमी धारे से बाहर निकल गए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जजमेंटल अप्रोच है हमारी PTI के हवाले से। कौमी यकजहती की बात की जाए तो पिछले 3 साल में 12 दफ़ा हमारी स्टेटमेंट्स आती रह गई। अफगानिस्तान तो ऑपरेशन अब की बात हो रही है ना, KP में जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो सोहेल अफरीदी के अप्रोच के वाले थे, हमने बलूचिस्तान के वाले से भी बात की थी कि जब आप वहाँ पे इशू करने जा रहे थे, ऑल्दो कि ठीक है हमारे वहाँ पे किसी सीट एक MNA के अलावा कोई नहीं जीतने दिया गया, हमने वहाँ भी कहा था हमारे साथ बात की जाए। इशू ये कि बहुत चीज़ों को नैरो कर दिया जाता है। आज भी मैंने कल भी एक टॉक शो में राना साहब के साथ कहा था कि जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी वो हमारी ज़ात में इन्हा हो जाती है। खान साहब की सेहत हमारा कंसर्न ज़रूर है, खान साहब के डियाले के हवाले से मीटिंग्स इश्यूज अपनी जगह पे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना एक कंसर्न मौजूद है बड़ा। लेकिन गवर्नमेंट की अप्रोच देखें, अब आप खुद फैसला करके देख लें, क्या पाकिस्तान में अवाम जिस साइड पे खड़े हैं, क्या गवर्नमेंट और अवाम एक जगह पे? ईरान के हवाले से 180 डिग्री का फर्क है, अवाम वो एक्सट्रीम पे राइट पे खड़ी है और गवर्नमेंट वो लेफ्ट पे जा खड़ी है। इतना मोहतात रवैया रख रही है, सोच नहीं समझ लगती। मैंने कल एक सवाल किया, मैं एक सवाल सिर्फ थोड़ा सा वजाहत कर दें। नहीं रुकिए, नहीं सर, मुझे पूछने देना। पहले आप मुझे सवाल पूछने दें, पहले आप ये बताएं कि हुकूमत और अवाम में ये फ़र्क है, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था? जाके अमेरिका के खिलाफ हमला कर देना चाहिए था? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं समझता हूं कि जब हुकूमत कोई फैसला करती है, कोई भी फैसला करती है, उस वक्त अवाम की पल्स को देखना चाहिए। जब शहबाज शरीफ साहब ये फैसला कर रहे थे कि मैंने जाके ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना है, तो क्या पब्लिक पल्स चेक की थी? मलिक साहब मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत को यह फैसला करने पड़ेगा, जो अमरीकी हैं और ट्रंप है, ये दो अलग चीज़ें हैं। ट्रंप की पॉलिसी को 73% अमेरिकन सपोर्ट नहीं कर रहे। सो अगर कहीं हम ट्रंप के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि उसका पूरा मीडिया कर रहा है, ये कोई ऐसी बड़ी गुनाह की बात नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब हम ट्रंप की चापलूसी में बहुत आगे जा रहे थे, पीस बोर्ड के हवाले से आगे जा रहे थे, 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाने के वाले स्टेटमेंट जा रहे थे, क्या हम रिकंसिडर कर रहे थे कि पाकिस्तान कितना उस मैटर करता है? क्या सारी डिप्लोमेसी उन चापलूसी स्टेटमेंट्स के ऊपर चल सकती है? नहीं। जब वो मुल्क इसराइल के हमले जब हो रहे थे, जब सऊदी अरब ईरान ने आके बताया कि अभी ईरान की सूरत-ए-हाल देखते हुए हुकूमत को क्या डिफरेंट करना चाहिए था, ये नहीं आपने जवाब दिया। मैं बड़ा सिंपल सा कल मैंने कहा था, दोबारा कह देता हूं। देखिए, आपके पास बड़ा क्लैरिटी से आपको जो ब्लॉक से डिफाइन करने पड़े। आपको आज तुर्की के साथ, आपको इंडोनेशिया के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, आपको OIC का इजलास बुलाना पड़ेगा, आपको रशिया और चाइना से पूछना पड़ेगा कि फ्यूचर, व्हाट फ्यूचर लाइज फॉर आर्ट। ये बड़ा क्लियर है कि फ्यूचर में जो जो मुल्क अमेरिकन ब्लॉक के साथ जाएगा, उसके जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका किस हद तक वॉच कर सकता है। अगर सऊदी अरब के इंटरेस्ट सऊदी अमेरिका नहीं वॉच कर सका जब उसके ड्राइन रिफाइनरी पे गिर रहे थे, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की नहीं है अमेरिका में। सऊदी अरब के बहुत बड़ा इंटरेस्ट है फाइनेंशियल अमेरिका के साथ, लेकिन तब भी उसको वॉच आउट नहीं कर सका। सो अल्लाह ना करे, मैंने कल भी कहा था, अल्लाह ना करे मेरी जबान बदल, अगर कल ना इसराइल इस तरफ मूव कर लेता है, तो क्या अमेरिका हमारा इंटरेस्ट वॉच करेगा? देन यू हैव टू रीथिंक कि रशिया, चाइना, इंडोनेशिया और तुर्की, ये वो ममालिक है जहां पे न्यूट्रल पॉलिसी है, वो किस तरफ को जा रहे हैं। आज आप अपने ब्लॉक्स डिफाइन कर रहे हैं। राना साहब, क्या कोई मुख्तलिफ रास्ता अपनाने के लिए हमें कुछ और करना चाहिए? ये ब्लॉक्स का जिक्र कर रहे हैं, ब्लॉक्स तो खैर एडवाइजेबल इस स्टेज पे शायद ना हो, लेकिन आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखें, मामला ये है कि किसी ब्लॉक में भी जो है वो हमें नहीं जाना चाहिए। इस बारे में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है, यानी मामले को उलझाव में डालने वाली बात है। आप मुझे बताएं कि ये जो भी बातें कर रहे हैं, तो कोई सलूशन है इनके पास, या ये कोई अल्टरनेट बता रहे हैं कि जी अगर आप ये ना करते तो वो करते? जहाँ तक पीस नोबेल अवार्ड की बात है, तो वो तो उस वक्त की बात है ना, जब उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में जो है वो एक पॉजिटिव किरदार अदा किया, जो कि पाकिस्तान फ्रेंडली था। उन्होंने जो रवैया अपनाया, वो रवैया जो है वो पाकिस्तान की फेवर और हिंदुस्तान के जो है वो ख़िलाफ़ था। तो उस वक्त उनके उस अमल की बुनियाद के ऊपर अगर ये बात की गई है, तो उसके बाद अगर उनका अमल जो है वो किसी और जगह पे अदरवाइज़ है, तो हमने कब कहा है कि उनको इज़राइल की जो है वो हमायत करने की पादाश में जो है नोबेल अवार्ड जो है वो दिया जाए। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी वो कल को इसराइल जो है या कोई उधर से ईरान से फारग होगा तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ जाएगा, कोई ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज जो हैं वो दुनिया की मानी हुई जो है वो प्रोफेशनल अपना फोर्सेस हैं। इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ आए, और अगर कोई पाकिस्तान की तरफ आएगा तो पाकिस्तान अपना दिफा करना जो है
वो करने की अहलियत सलाहियत रखता है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। लेकिन ये मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि जी ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग यानी यहाँ पे जो है वो डिप्लोमेटिक एरिया के ऊपर जाके जिन्होंने जो है वहाँ पे तोड़ फोड़ की है, तो क्या ये कोई यानी ऐसा तरीका है कि जिसकी पजीराई होनी चाहिए? सर राना साहब, हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। अभी डार साहब ने भी जब ईरान ने मिसाइल वाइल गिराया सऊदी अरब की उनकी अरामको ऑयल फील्ड के ऊपर, तो उन्होंने ईरानी भाइयों को फ़ोन करके बताया कि हमारा डिफेंस पैक्ट है, ये जेन में रखे, सऊदी अरब पे हमला ना करें। वो रुक गए, बाज आ गए। तो क्या मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब और चाइना चारों मिल के कोई ऐसा डिफेंस पैक्ट करें जिससे ये पूरा खिता अपने पाकिस्तान के मफाद में? पाकिस्तान तो इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान तैयार है। कोई बातचीत कर रहे हैं आप लोग? देखिए इस बारे में पाकिस्तान जो है वो तो तमाम इस्लामी और जो हम जो पीस अकॉर्ड है उसमें भी हम कोई ट्रंप के लिए बैठे हैं, हम तो अपने बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं वो उनके लिए बैठे हैं कि जहाँ पे 8 और ख़ास तौर पे जितने भी बड़े इस्लामी मुल्क हैं सारे उस लेकिन क्या पीस बोर्ड में बैठे हैं। सऊदी अरब की तरह का डिफेंस पैक्ट टर्की और चाइना से भी करने पे तैयार है? देखिए जी, इस बारे में कोई बात अगर यानी चल रही हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है, लेकिन अगर हम सऊदी अरब से ये अकॉर्ड कर सकते हैं तो टर्की से क्यों नहीं? टर्की से बातचीत तो हो रही है, लेकिन किस स्टेज पे मुझे पता नहीं। तो अगर टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और चाइना चारों मिलकर अगर ऐसा हो जाए तो इससे और बेहतरी क्या हो सकती है? अगर मुसलमान ममालिक जो है वो इकट्ठे हो जाए, इस सूरत हाल में भी जिसके ऊपर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कंसर्निंग जो बात है वो यही है कि जो ईरान ने जो है वो सऊदी अरब, टर्की, अमारात के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो काबिल फ़िक्र बात है कि इस तरह से तो इस्लामी ममालिक जो है वो आपस में दस्तों गिरेबां हो जाएंगे और आपस में जो है वो उनकी जो है वो वार होने के इम्कानात हैं, और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। अच्छा बप्पी साहब, इस मामले में आप जो बातें कर रहे हैं कि हमें दोस्त ममालिक से साथ इंगेज करना चाहिए, शायद बहुत मुनासिब हो कि इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर आप चाइनीज़ को बुलाएं, टर्किश को बुलाएं, सऊदी अरब, कतर को बुलाएं। इवन ईरानियन इस सिचुएशन में तो नहीं है, लेकिन अगर उनमें भी कोई आ सकता है उसको भी बुलाएं और इंगेज करें एक दूसरे को, ताकि एक हिकमत अमली के ऊपर काम किया जा सके। आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कुछ टाइम टेस्टेड लोग भी हैं। अब तुर्की एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है पड़ा, और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी इस पूरी जंग में, उसको ईरान ने उसकी तरफ कभी भी कोई ड्रोन नहीं भेजा, तो उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो साबित है। ओमान की न्यूट्रलिटी भी साबित है। सो सम में इस्लामिक ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में से कौन ये फ्यूचर में आगे स्टेप लेना चाहता है। वेरी फ्रैंकली, विदाउट डिस्पाइटिंग क्रिटिसाइजिंग द प्रेस गवर्नमेंट, जैसे साना पे मैं तनकीद नहीं कर रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी इस हिसाब से नेशनल डायस्पोरा के हवाले इतनी नहीं इंटरनेशनली कि वो कई कदम रखे। आई मीन, मैं जब उनकी पीस ऑफ बोर्ड की स्पीच सुन रहा था तो लिटरली आई हैड टू पुट इट अवे। मैं आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड अबाउट इट। वो किसी डिप्लोमेट की स्टेटमेंट थी, वो किसी स्टेट्समैन की नहीं थी, वो इट वाज मोर ऑफ यानी वो एक मतलब माजरत के साथ वो अल्फाज से तो एक शर्म आ रहे थे कि सब तारीफें कहा बहने जा रहे। दुनिया स्टेट्समैन की तरफ देखती है। ये वो टाइम है जब वाकई, और पाकिस्तान की आप आर्म फोर्सेस की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फख्र की बात है, लेकिन वो जो एक चेहरा चाहिए, जो एक अल्फाज चाहिए, वो एक स्टेट्समैन चाहिए जो आगे बढ़ के लीड कर सके। पाकिस्तान लैक करता है। यकीन करें, दुनिया क्या पाकिस्तान के किसी बच्चे को नहीं पता हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है। सो राना साहब से क्लोजिंग रिमार्क ले भाई, ये तो फिर जो है ना हर तरफ से बात को जो है ना वो क्लोज करके घेर के ले आते हैं उसी एक चेहरे के ऊपर। देखें, ये रवैया ठीक नहीं है। इन्हें चाहिए कि ये बड़ा क्रूशल टाइम है इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हालात हैं उसमें इनको कौमी यकजहती और जो है वो रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। सर, एक मीटिंग कॉल करें जिसमें DGISI, DGMO से बोलें कि ब्रीफिंग दें ताकि ये उस मीटिंग में आ जाएं। यही फरमाइश है। ये इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो अपनी इस ऑफ़र से या अपनी इस बात से आगाह करें, फिर आप उसके ऊपर अमली जामा बनाने की कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म उसके ऊपर बिल्कुल गौर करेंगे। बिल्कुल सही। राना सनाउल्लाह खान और बप्पी साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।